बघा problem number 19. A motorcycle has to move with a constant speed on an overbridge, which is in the form of a circular arc of radius r and has a total length L. So there is a overbridge. There is a overbridge like this, okay? ठीक है? So motorcycle has to move with a constant speed on an overbridge, which is in the form of a circular arc of radius r. तो ये radius है इसका. Suppose this radius is r and has the total length L. तो ये पूरे का पूरा लेंथ इसका L है. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? L/2. Okay, this will be L/2, this will be L/2. Total is L. Now suppose the motorcycle starts from the highest position. यहाँ पे मोटरसाइकिल था highest position पे. What can its maximum velocity be for which the contact with the road is not broken at the highest point? यानी अगर इस पॉइंट पे मोटरसाइकिल था तो what can its maximum speed velocity be for which the contact with the road surface is not broken at the highest point? तो यहाँ पे इसका कांटेक्ट यानी ब्रेक ना होने के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी इस व्हीकल की कितनी हो सकती है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एफबीडी बनाना पड़ेगा. तो लेट अस ड्रॉ द एफबीडी. यहाँ पे मोटरसाइकिलिस्ट है along with the motorcycle. Now his weight will be acting vertically downward and there will be the normal reaction produced inside the vehicle in the upward direction. Now you can see mg is directed towards the center, right? Center of the circular path. So according to the equation of the centripetal force, you can write what? Plus mg minus n will be equals to mv square by r. So this is the equation that we have obtained from this FBD. Now वो बोल रहा है कि भाई मैक्सिमम स्पीड बताओ जब ये व्हीकल इज नॉट गोइंग टू ब्रेक द कॉन्टैक्ट विद द रोड, ओके, एट द हाईएस्ट पॉइंट. तो जब सपोज इफ द व्हीकल ब्रेक्स द कॉन्टैक्ट विद द रोड, देन नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाता है? ऑन ब्रेकिंग the contact with the road surface, normal reaction becomes zero. कितना हो जाता है? जीरो. तो अगर मैं इस इक्वेशन में जीरो n इज इक्वल टू जीरो पुट करूंगा इस इक्वेशन में, एक मिनट, हाँ, इस इक्वेशन में मैं जीरो पुट करूंगा n इज इक्वल टू, देन आई विल गेट दैट मैक्सिमम वेलोसिटी. सो ऑन पुटिंग द जीरो, सो mg minus 0 will be equals to m v max whole square divided by what? r. So mm will be gets cancelled. So v max will be equals to under root rg. कितना स्पीड होगा मैक्सिमम? वो कितना वेलोसिटी से चला सकता है? अंडर रूट rg, so that it will not break the contact with the road surface at the highest point. ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हो गया. ठीक है. अभी बी में क्या बोलता है देखो. इफ द मोटरसाइकिल गोज एट अ स्पीड 1/√2 टाइम्स द मैक्सिमम फाउंड इन द पार्ट ए. यानी अभी स्पीड कितना है व्हीकल का? v will be equals to 1/√2 times to that of the v max. So 1/√2 times to that of the v max. अभी v max आपको पता है अंडर रूट rg है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट rg/2 हो जाएगा. तो अभी ये जो मोटरसाइकिलिस्ट है, ही इज मूविंग द मोटरसाइकिल विद दिस स्पीड, विद दिस पर्टिकुलर स्पीड. तो ये तो स्पीड इस स्पीड से कम है, राइट? तो इस स्पीड से कम है, तो ये मोटरसाइकिल क्या करेगा?
the motorcycle will travel along the road surface some distance and then it will lose the contact with the road surface. यानी ये थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी सपोज ये ऐसा है, सपोज ये ऐसा है, ब्रिज है, ठीक है, यहाँ से उसने अपनी जर्नी चालू की, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक किधर तो जाएगा एंड देन इट विल लूज द कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये अगर मैंने वर्टिकल सरफेस निकाला और ये ना वर्टिकल निकाला, वर्टिकल सरफेस नहीं, वर्टिकल निकाला एंड यहाँ पे सपोज ऑन एट दिस पॉइंट इट इज गोइंग टू लूज द कॉन्टैक्ट विद द रोड सरफेस, सो लेट अस कंसिडर दैट दिस एंगल इज थीटा, ओके। अभी यहाँ से यहाँ जब था वो, उसका वेट ऐसे एक्ट कर रहा था, वर्टिकली डाउनवर्ड mg, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा mg का, mg cos ऑफ थीटा। और आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट, ये रहता है, सो दिस विल बी व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं अगर अभी एफबीडी बनाऊं तो मेरा एफबीडी कैसे आएगा, बोलो, प्लस mg, एफबीडी का इक्वेशन लिख रहा हूं, प्लस mg cos थीटा माइनस n विल बी इक्वल्स टू व्हाट, mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। नाउ ऑन ब्रेकिंग द कॉन्टैक्ट विद द रोड सरफेस n का वैल्यू अपन इसमें भी क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे, तो दिस विल बी व्हाट, mg cos ऑफ थीटा माइनस जीरो, तो जीरो में ये नहीं लिखता हूँ टर्म, तो एम वी स्क्वायर बाय आर। अभी यहाँ पे v कितना है, वेयर v इज व्हाट, v is this one, this value, okay, under root rg by 2. So if you put this value, then you will get what, mg cos of theta will be equals to mv square by r, नहीं mv square ही लिखा मैंने, इसका v square करेंगे तो क्या हो जाएगा, rg by 2, ठीक है, ये r गया, g भी गया, m भी गया, ओके। cos थीटा का वैल्यू कितना आया बोलो, हाफ, तो थीटा कितना आएगा, cos इनवर्स ऑफ हाफ, cos इनवर्स ऑफ हाफ कितना 60 होता है, डिग्री, हाँ, यानी π/3 रेडियन, रेडियन में देना है हमें, ओके। तो हाँ ये सर, π/3 रेडियन हो गया, यानी आफ्टर कवरिंग अ π/3 रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज गोइंग टू लूज द कॉन्टैक्ट। तो आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट पूछा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेटेस्ट सपोज कर लो ऐसे, तो आपको पता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, s is equals to r थीटा इन रेडियन, सो r है हमारा, r है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, थीटा कितना आया अपना π/3, तो ये हमारा आंसर है πr/3, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो, πr/3, ओके, दिस इज आवर सेकेंड आंसर, किधर गया, हाँ इसका आंसर है, if the motorcycle goes at a speed of 1/√2 times the maximum found in the part A, where it will lose the contact with the road, so at a distance of, कितना आया था ये, that particular distance it is going to lose the contact। अभी देखो ये तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, what maximum uniform speed can it maintain on the bridge if it does not lose the contact anywhere on the bridge। अभी ये क्या बोल रहे हैं, पूरा यहाँ से लेके, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक व्हीकल आया तभी भी ये लूज नहीं कर रहे हैं कॉन्टैक्ट, ये इधर रोड सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे रोड सरफेस है, यहाँ पे ब्रिज है बीच में, ठीक है। तो व्हीकल यहाँ से चालू किया, यहाँ से यहाँ तक आया, यानी नीचे तक आया यहाँ तक, ओके, तभी भी वो कॉन्टैक्ट लूज नहीं किया। अर्लियर वी हैव सीन द कंडीशन वेयर द व्हीकल लूज कॉन्टैक्ट एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, देन वी हैव सीन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ओके, ये जब 60 बन जाता है तो ये लूज कर देता है, इफ द व्हीकल, द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज दिस मच, ओके, 1/√2 टाइम्स द मैक्सिमम फाउंड इन द पार्ट ए, so that speed। अभी ये क्या बोल रहे हैं, what maximum uniform speed can it maintain on the bridge if it does not lose the contact anywhere। अभी ये किधर भी लूज नहीं करने वाला, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा,
सपोज कर लो कि यहाँ तक आ गया, ओके, यहाँ तक आ गया तो इसका एफबीडी कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ओके। नाउ ये अगर थीटा होगा तो ये भी तो थीटा होगा, अगर ये थीटा होगा तो ये mg cos ऑफ थीटा होगा, सेम करने का, mg cos ऑफ थीटा, ओके। अभी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन अपन कंसिडर करेंगे एंड वी आर गोइंग टू मेक ये सेम ही इक्वेशन आएगा, सेम इक्वेशन कैसे आएगा, प्लस mg cos थीटा माइनस n विल बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। अभी आपको v निकालना है, अभी n वी हैव टू पुट इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज मैक्सिमम स्पीड निकालना है ना हमें विच इट कैन मेंटेन, तो n 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा mg cos ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, ये कट हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो थीटा होगा वो हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, so थीटा विल बी गिवन बाय व्हाट, अभी यहाँ पे मैक्सिमम लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जितना भी ब्रिज का आधा लेंथ है उतना डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी L/2 डिवाइडेड बाय R, ओके। क्योंकि आपको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क का लेंथ L/2 है, ये आर्क यहाँ से लेके यहाँ तक ये L/2 है, ओके, और रेडियस तो R है, तो ये क्या हो जाएगा L/2R, तो थीटा की जगह पे अपन क्या लिखेंगे इधर, ये क्या हो जाएगा Rg cos ऑफ L/2R, ओके, तो विच विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट Rg cos ऑफ L/2R, ठीक है। तो ये अपना न्यूमेरिकल हो गया है। आपको ये पूरा केस समझ में आ गया क्या, कैसे सॉल्व किया है, 3 केसेस है इधर। तो पहले में टॉप मोस्ट पोजीशन पे ही कांटेक्ट लूज ना करने के लिए वेलोसिटी कितनी होगी वो पूछा है, वो आ गई अंडर रूट Rg। दूसरी बार वेलोसिटी दी है कि वेलोसिटी 1/√2 टाइम्स अंडर रूट Rg है, तो कहाँ पे लूज करेगा कांटेक्ट। तीसरी बार बोला है कि भाई लूज ही नहीं करेगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, ये 3 केसेस है। क्लियर, अरे आपको समझ में आया क्या, अरे आपको समझ हाँ में सर, आया क्या, हाँ सर। ओके। अभी अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, अ कार गोज राउंड ऑन द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r, तो ये सपोज ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड है, ठीक है। यहाँ पे कार जा रही है इस रोड से, ठीक है, इसका रेडियस r है, यानी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं। अगर आप ऐसे सर्कल ड्रॉ करो तो दिस रेडियस इज r, ठीक है। द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट dv by dt is equals to ये, यानी अभी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, ये स्पीड वेरी हो रहा है, लीनियर वेलोसिटी इसका वेरी हो रहा है। तो a दिया है, यानी 80 है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, द व्हीकल इज हैविंग द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन व्हिच इज गिवन बाय dv by dt एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल a, ओके, ये दिया है, ये ध्यान में रखो। अभी मुझे एक बात बताओ, यानी ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, दिस विल बी द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितने एक्सेलरेशन रहेंगे, कितने एक्सेलरेशन, एक रहेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 और दूसरा रहेगा रेडियल एक्सेलरेशन AR, दोनों रहेंगे। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो ये 0 हो जाता है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूसीएम में 80 का वैल्यू कितना आता है 0, ओनली दिस एक्सेलरेशन इज देयर इन केस ऑफ यूसीएम। लेकिन अभी ये जो है ये केस कैसा है, दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी along with the radial acceleration there will be the tangential acceleration also, okay, that you have to take into consideration। अभी देखो आगे क्या बोलते हैं, the friction coefficient between the road and the tire is mu, जो भी टायर और
टायर और रोड सरफेस के बीच का फ्रिक्शन है, उसका कोएफिशिएंट का फ्रिक्शन का वैल्यू दिया है म्यू. ओके, फाइंड द स्पीड एट विच द कार विल स्किड. तो आपको वो स्पीड निकालना है एट विच द कार इज गोइंग टू स्किड. मुझे एक बात बताओ, फॉर दिस पर्टिकुलर मोशन, फॉर दिस particular motion, the necessary centripetal force will be provided by which force? बोलो. Necessary centripetal force will be provided, बोलो. अरे बोलो ना, कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शनल. हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट. फ्रिक्शनल फोर्स ही प्रोवाइड करेगा ना, खाली एक ही फोर्स है इधर. फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो यहाँ पे आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो रहता है, ओके, वो कितना रहेगा? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन क्या है? mg. तो ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू. अभी आपको पता है कि इन दिस केस नेट एक्सेलरेशन, दिस फ्रिक्शनल फोर्स आई कैन राइट व्हाट? फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ए नेट, यानी नेट एक्सेलरेशन. ओके, ध्यान से देखो, ए नेट मैंने क्या लिखा है? ए नेट. तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू तो ये है अपना. तो इफ यू राइट म्यू mg इज इक्वल्स टू m इंटू ए नेट, you will get the value of net acceleration. So a net का वैल्यू कितना आया हमारा? म्यू जी. अभी a net बोले तो क्या रे? यहाँ पे जो दो एक्सेलरेशन है इसका रिजल्टेंट, यहाँ पे दो एक्सेलरेशन कौन से है? AC AR है एंड AT है. इनका जो रिजल्टेंट है that is a net. So a net will be given by what? Under root of AT. AT दिया है इधर a, तो a का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर. तो a का स्क्वायर, ठीक है, AR बोले तो v स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये यहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन में. तो दिस इक्वेशन विल बिकम व्हाट? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू म्यू जी. तो यहाँ पे दोनों हमें v निकालना है, ये v निकालना है हमें. दैट इज आवर जॉब. बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स क्या हो जाएगा? a square plus v raised to 4 divided by r square is equals to mu square g square. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? r square a square plus v raised to 4 will be equals to mu square g square divided by what? r square. सही है ना? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा r square a square plus v raised to 4 is equals to r square म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? v रेस टू 4 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ए स्क्वायर. ठीक है, ऐसा हो जाएगा. करेक्ट है क्या? देखो, हाँ, तो r स्क्वायर कॉमन निकालो, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अंदर बचेगा. अभी v का वैल्यू क्या आएगा? अंडर रूट. ये अंडर रूट नहीं, इसका 1/4 आएगा, रूट आएगा. तो ये आएगा कितना रे भाई? आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेस टू 1/4. क्या आएगा? रेस टू 1/4. ठीक है, अरे तुम्हाला कळलं का हे कसं केलंय मी? हाँ सर. ओके, तो ये अपना, अरे सॉरी, ये यहाँ पे ये ब्रैकेट आएगा. आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया था, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ओके, रेस टू 1/4, क्योंकि हमें 4th रूट लेना है. v रेस टू 4 है ना, तो 1/4 आएगा. क्लियर? बेसिकली यहाँ पे दो एक्सेलरेशन है, दोनों एक्सेलरेशन को कंसीडर करना पड़ेगा. चलो 21 करते हैं अभी. देखो,
A block of mass m is kept on the horizontal ruler. Horizontal ruler यानी तुमची स्केल. ओके, ऐसे horizontal ruler है suppose. Is kept on the horizontal ruler. The friction coefficient between the ruler and the block is mu. Okay. ब्लॉक प्लेस किया है, एक मिनट इधर ब्लॉक दिखाता हूँ. ये ब्लॉक है, इस रूलर पे प्लेस किया है, ठीक है. द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द रूलर सरफेस इज म्यू. आगे क्या बोलता है? द रूलर इज फिक्स्ड एट वन एंड. सपोज ये वन एंड है, द रूलर हैज बीन फिक्स्ड टू दिस पर्टिकुलर एंड, ठीक है. यहाँ पे इसको फिक्स किया है. एंड द ब्लॉक इज एट अ डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम दिस फिक्स्ड एंड. तो ये जो डिस्टेंस है ये L है. The block is at a distance of L from the fixed end. The ruler is rotated about the fixed end in the horizontal plane through the fixed end. Okay, क्या बोल रहे हैं देखो, ये रूलर क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है about this particular end. ओके, तो ये ऐसे गोल यानी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है बेसिकली, ये कहना चाहता है. द रूलर इज रोटेटेड. कौन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा? ये ब्लॉक. रूलर क्या करेगा? रोटेशनल मोशन. तो ब्लॉक का मोशन क्या कंसीडर होगा? सर्कुलर मोशन. द रूलर इज रोटेटेड अबाउट द फिक्स एंड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द फिक्स एंड. क्या बोलते हैं? थ्रू द फिक्स एंड. ओके. व्हाट कैन द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड बी फॉर विच द ब्लॉक डज नॉट स्लिप. तो जब ये ब्लॉक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द ब्लॉक कौन प्रोवाइड करेगा? बोलो. जब ये रूलर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा, ब्लॉक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. सही है कि नहीं? तो नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द ब्लॉक विल बी प्रोवाइडेड बाय विच फोर्स? बोलो, अरे बोलो रे. नेसेसरी तुमको ये न्यूमेरिकल समझ में तो आ रहा है ना? सिचुएशन क्या है? एक रूलर है, रूलर का एक एंड फिक्स है, ओके, एंड द रूलर इज रोटेटेड अबाउट दैट फिक्स एंड. There is a block which is placed on the ruler which is at a distance of L from the fixed end. Okay. Now while the ruler performs the rotational motion, the block is going to perform what? Circular motion. तो ये कंडीशन है अपना. तो नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द ब्लॉक विल बी प्रोवाइडेड बाय विच फोर्स? बोलो, अरे बोलो. विच फोर्स? Which force is going to provide the necessary centripetal force? अरे frictional force. क्या यार तुम लोग इतना. Here फ्रिक्शन. the necessary CPF will be provided by frictional force. Okay. तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? अभी फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज म्यू mg विल बी इक्वल्स टू व्हाट? m l ओमेगा स्क्वायर. देखो यहाँ पे रेडियस क्या लेना पड़ेगा? l लेना पड़ेगा. दे आर गिवन दैट दिस डिस्टेंस इज l, so this distance will becomes what? Radius of its circular path. So m l omega square. So m cancel हो गया. So mu g by l, okay, is equals to omega square. तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा? अंडर रूट म्यू जी बाय एल. सो दिस इज द, क्या बोल रहे हैं? दिस इज द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड फॉर विच द ब्लॉक डज नॉट स्लिप. सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. ओमेगा इज इक्वल्स टू म्यू जी बाय अंडर रूट म्यू जी बाय एल. ओके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है. अभी दूसरे में क्या बोलता है? देखो, इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द रूलर इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज्ड. देखो ये जब हमने निकाला तो एंगुलर स्पीड कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था. ओके, ये स्पीड कांस्टेंट था. देन एट दैट टाइम यू कैन से दैट द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड विल बी अंडर रूट म्यू जी बाय एल. बट अभी क्या हुआ? अभी का केस में उन्होंने क्या बोला है कि एंगुलर स्पीड ऑफ द रूलर इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज्ड फ्रॉम जीरो एट एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ
ए नाही रे, अँग्युलर ऍक्सेलरेशन अल्फा असतं. ओके, तर ए दिले. If the angular speed of the ruler is uniformly increased from 0 at an angular acceleration of alpha, at what angular speed will the block slip now? अभी मेरे को एक बात बताओ, this particular angular speed that we have got, it is the case of what? UCM or non-UCM? UCM. ओके, अभी ये जो दूसरा केस बोल रहा है केस टू में स्पीड तो क्या हो रहा है? कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है ना. तो इट इज नॉट द केस ऑफ यूसीएम, इट इज द केस ऑफ नॉन यूसीएम. नाउ अभी नॉन यूसीएम में कितने एक्सेलरेशन होते हैं? मैंने पिछली बार भी बताया था, 2 एक्सेलरेशन. यहाँ पे खाली एक ही एक्सेलरेशन था. ओके, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, एंड द करस्पॉन्डिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस केस. बट यहाँ पे 2 एक्सेलरेशन है, एटी भी होगा और एआर भी होगा, तो ए नेट भी होगा. होगा कि नहीं होगा? होगा. ओके, तो ए नेट क्या होगा? अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर करो तो ए नेट क्या होता है? एम इंटू ए नेट इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी. तो पहले ए नेट का वैल्यू निकालेंगे. ए नेट विल बी इक्वल टू, ये नेट है, नेट लिखा है, ए नेट इज इक्वल टू एम एम विल बी गेट्स कैंसल, so that is mu g. ओके, इक्वेशन 1 वही करने का है जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया था, लेकिन यहाँ पे स्पीड निकालने का है. ओके, सो ए नेट इज इक्वल टू म्यू जी आ गया अपना. अभी आपको पता है कि ए नेट का वैल्यू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ, बोलो, ए स्क्वायर, और यू कैन से 80 स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर. अभी यहाँ पे 80 कैसे लिखना पड़ेगा? ये अल्फा दिया है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 80 एंड अल्फा? 80 इज इक्वल टू आर अल्फा. अभी यहाँ पे आर क्या है? एल. तो 80 इज इक्वल टू एल अल्फा. ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ एल अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ए आर इज व्हाट? वी स्क्वायर बाय एल का होल स्क्वायर. तो ये ए नेट का वैल्यू क्या था? म्यू जी था. तो इसको स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस वी रेस टू 4 एल स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखो अभी एल स्क्वायर ओके, तो कैसे करने का है? एक मिनट, अरे कैसे करने का देखो ना. अभी वो पिछली तरीके से ही करने का है. तो ये क्या हो जाएगा? म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर इज इक्वल टू एल रेस टू 4 अल्फा स्क्वायर प्लस वी रेस टू 4 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा रे? एल स्क्वायर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर, ओके, माइनस एल रेस टू 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू वी रेस टू 4. ये ऐसा हो जाएगा. अभी यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? एल स्क्वायर कॉमन निकलेगा. ठीक है, तो इसमें एल स्क्वायर कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर. ओके, वी रेस टू 4. तो ये v का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये सब अंदर और रेस टू 1/4. ओके, दैट इज योर आंसर. अरे तुमको समझ में आया ये? अरे कळलं का? हो सर. सेमच आहे. एटी आणि ए आर ते काय असते? ए नेटचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे. ए नेट इज व्हाट फ्रॉम दिस फॉर्म्युला, बिकॉज द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स तो फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोवाइड करेगा ना. तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? एम इंटू ए नेट. फोर्स इज इक्वल टू मा होता है, मा. तो एम एम कैंसिल हो गया इधर. ए नेट का वैल्यू ये आया म्यू जी. ओके, तो यहाँ पे हमने म्यू जी पुट किया. अभी ये स्क्वायर रूट में स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद v का वैल्यू निकाला, बस खत्म. ये हो गया हमारा आंसर. ओके, तो पहला और दूसरा आंसर सबको समझ में आया है कैसे किया? ठीक है, किसी को कुछ डाउट नहीं आ रहा है? कह रहे किसी को कुछ भी डाउट नहीं आ रहा है? सच में बोलो, किसी को कुछ भी डाउट नहीं आ रहा है क्या?
अरे बोलो। और कल मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें मैंने मैसेज डाल के बताया था कि इक्वेशन 2 में पुट करो। किसने किसने पुट किया? किसने किसने किया वो? निखिल? हाँ सर. अरे केलं का ते? काय तुला फोन करून सांगितलेलं मी. हाँ सर. का केलं? आलं आन्सर त्याचं? नाही सर. काय बोलतो राव तू? रोहन? स्वप्नील? हाँ सर. अरे ते कालचं न्यूमेरिकल करंट इलेक्ट्रिसिटीचं दुसरं इक्वेशन पहिल्या नाही इक्वेशन sir. मध्ये टाकलं तर सगळं कॅन्सल होत होतं ना एक्स, आणि दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये टाकल्यावर काय होते ते तुम्हाला चेक करायला लावलं होतं मेसेज टाकून ग्रुपवर. कुणीच नाही केलं ते. असं केलं कसं होणार? ओके चलो आगे वाला न्यूमेरिकल ले लेते हैं. देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, बहुत बड़ा भी है. ठीक है, कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो कल करेंगे. अ ट्रैक कंसिस्ट ऑफ द टू सर्कुलर पार्ट्स. ये देखो, ये जो ट्रैक है ये दो पार्ट है, एबीसी और यहां से लेके यहां तक सीडी, ये दो पार्ट है. ओके. ट्रैक कंसिस्ट ऑफ द टू सर्कुलर पार्ट्स एबीसी सीडी ऑफ इक्वल रेडियस 100 मीटर. तो रेडियस इसका है 100 मीटर. ठीक है. एंड ज्वाइंट स्मूथली एज शोन इन द फिगर बिलो. तो ये ऐसा स्मूथली ज्वाइन किया है दोनों पार्ट को. अभी क्या बोलता है देखो, ईच पार्ट सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर. यहाँ पे राइट एंगल है, यहाँ पे भी राइट एंगल है. ठीक है. तो ये सबटेंड कर रहा है राइट एंगल एट द सेंटर. अ साइकिल वेइंग 100 kg टुगेदर विथ द राइडर ट्रैवल एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर ऑन द ट्रैक. तो साइकिल का ये कितना है, मास कितना है अलोंग विद द साइक्लिस्ट. ओके, अलोंग विद द राइडर है, तो मास अपन कंसीडर करेंगे कि 100 kg है, लिख लेते हैं. ठीक है. उसके बाद दिया है स्पीड, v दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, बोले तो 5 मीटर पर सेकेंड. सही है ना? ओके, 5/18 होता है. फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द रोड ऑन द साइकिल व्हेन इट इज एट बी एंड डी. तो आपको यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है व्हेन द साइक्लिस्ट इज एट बी एंड डी. ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है. टू फाइंड आउट n when the cyclist is at B and D. ओके. तो देखो अपन क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे. जब भी साइक्लिस्ट, सपोज ये ऐसा है अपना रोड, ठीक है, यहाँ पे साइक्लिस्ट है बी पोजीशन पे, तो इधर नॉर्मल रिएक्शन होगा और ये इसका वेट ऐसे एक्ट करेगा. अभी आपको पता है कि सर्कुलर पाथ विल बी लाइक दिस, करेक्ट, फॉर दिस पर्टिकुलर कर्व्ड पाथ. तो अपना इक्वेशन क्या आएगा, प्लस mg माइनस n विल बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r. ठीक है. तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आएगा, mg माइनस mv स्क्वायर बाय r. तो ये mg कितना होगा, 100 kg इंटू 10, तो 1000 हो गए, माइनस m इज अगेन 100 इंटू v स्क्वायर बोले तो 25 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना दिया है, वो भी 100 दिया है, तो ये काटा पीटी हो जाएगा 25. सो 1000 माइनस 25 कितना होता है, 975 न्यूटन. तो ये आपका पहला आंसर आ जाएगा यहाँ पे, इस पोजीशन पे, बी पोजीशन पे. ओके, नॉर्मल रिएक्शन कितना है, 975 न्यूटन. आपको ये समझ में आया है यहाँ तक? अभी हमें डी का निकालना है, बी का निकाला हमने. आपको समझ में आया ये कैसे किया? हाँ सर. अभी डी में क्या करना पड़ेगा, फिर से एफबीडी बनाएंगे. डी का एफबीडी कैसे आएगा बोलो? डी का एफबीडी देखो, ये ऐसा है ना, ऐसा सरफेस है, तो इसका वेट तो यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड होगा mg, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की साइड में होगा. ओके, वर्टिकली अपवर्ड.
तो अभी नॉर्मल रिएक्शन इज असिस्टिंग द सेंट्रीपेटल फोर्स एंड दिस इज इन अपोजिशन विद द mg is in opposition with the centripetal force. So accordingly your equation will be what? Plus n minus mg will be equals to mv square by r. ये आपका इक्वेशन हो जाएगा. इधर देखो इक्वेशन में डिफरेंस देखो, यहाँ का ये और ये, you have to compare the equations. okay, तो n is equals to क्या हो रहा है इधर? mg plus mv square by r, दोनों का एडिशन हो रहा है. वहां पे mg माइनस किया था हमने, ठीक है. यहाँ पे क्या होगा? 1000 प्लस 25 होगा. वहां पे 1000 माइनस 25 आया था ना, तो 1000 प्लस 25 कितना होता है? 1025. ओके, 1025. अरे तुमको समझ में आया है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द रोड. ये हो गया हमारा ए का क्वेश्चन, ए का आंसर, क्वेश्चन ए का आंसर. अभी बी पार्ट करते हैं. बी पार्ट देखो. फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द, क्या ट्रैक ऑन द, क्या है? टायर से. अरे चाइला. Find the force of friction exerted by the track on the tires, okay, when the cycle is at the BCD. मुझे एक बात बताओ, जब ये साइक्लिस्ट बी पोजीशन पे होगा और डी पोजीशन पे होगा, तो उसकी तो the force of friction that exists between the tire and the road surface कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है क्या इस पोजीशन में? horizontal force, there is no horizontal force when the cyclist is at B and D position. अगर horizontal force ही नहीं है तो फ्रिक्शन काहे का होगा? क्योंकि कौन सा फोर्स लग रहा है? खाली ये नॉर्मल रिएक्शन और mg लग रहे हैं, वो तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपेटल फोर्स. बट देयर इज नो फोर्स विच इज इन दिस डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल वाला. ओके, अगर फोर्स ही नहीं है, यानी सपोज ये ऐसा हो गया, सपोज ये सरफेस है, उसके ऊपर ब्लॉक रखा है और ये बैलेंस कर रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. फ्रिक्शनल फोर्स कब लगता है? जब इसको कोई खींचेगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में अलोंग द सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स आता है. यहाँ पे बी और डी, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज व्हाट? 0. तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होएगा? 0. तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे 0 होगा. यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा, वो कितना होगा? कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसके लिए आपको एफबीडी बनाना पड़ेगा. यहाँ का एफबीडी कैसे आएगा?